अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अली रज़ा हेयर। आज हम बात करेंगे ख़वातीन और जवान मर्दों के पसंदीदा टॉपिक पे, जो कि है एक्नी। बात करेंगे एक्नी क्या है और कैसे होता है, और इसकी पैथोफिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और इसके काजेज़ जानेंगे और कुछ मिथ्स के बारे में बात करेंगे, जो फॉल्स बिलीव्स हैं जो लोगों ने बनाए हुए हैं अपने, जिनकी कोई रियलिटी से या मेडिकल से, कोई साइंस से कोई तल्लक नहीं है। मिथ्स को एड्रेस करेंगे। उसके अलावा आखिर में हम आप इसकी ट्रीटमेंट भी बताएंगे। तो होता क्या है, ये जो जिल्द है, ये स्किन है। स्किन पे जिल्द के अंदर दो ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, सीक्रेशन उनकी बाहर आती है। एक तो जो स्वेट ग्लैंड्स हैं जिससे पसीना आता है, उनका अलग रास्ता होता है। दूसरा सेबेशियस ग्लैंड है, जो कि हेयर फॉलिकल, यानी कि जो जहाँ से बाल ने निकलना होता है ना, इतनी सी जगह होती है, हेयर फॉलिकल होती है अंदर, इतनी सी जगह होती है, उससे बाल ऐसे बाहर निकल आता है। तो उस हेयर फॉलिकल के साथ में पड़ा होता है सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड का काम क्या है, वो ऑयल सीक्रेट करता रहता है, जिसको सीबियम, वो मटेरियल सीक्रेट करता है जिसको सीबियम बोलते हैं। वो हेयर फॉलिकल से ऊपर आता है और आपकी स्किन को ड्राई होने से बचाता है, वेल लुब्रिकेटेड करता है, और जो बाल हैं उनको भी जो है वो ऑयली रखने की कोशिश करता है। ठीक है। अब होता क्या है कि एंड्रोजन की वजह से, कुछ कहते हैं, बुक्स कहते हैं, ठीक है, या कुछ और उसके काजेज हैं, या एक्चुअल काज इसका अननोन है। कुछ वजूहात से ये जो सीबियम है, यानी कि ये एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। अब ठीक है, ये सेबेशियस ग्लैंड से सीबियम आ रहा है जो कि ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन फॉलिकल के साथ डेड सेल उसके अंदर शेड ऑफ होते रहते हैं। तो ये सीबियम नॉर्मली क्या करता है, जो डेड सेल होते हैं स्किन के या अपना फॉलिकल्स के, उसको ये बाहर निकालता रहता है आराम से। जब ये सीबियम ज़्यादा सीक्रेट होगा या फॉलिकल्स के डेड सेल्स ज़्यादा होंगे, तो ये जो पोर है, ये जो सुराख है, जो जहाँ से बाल निकलता है, वो बंद हो जाता है, क्लॉग हो जाता है वो। ठीक है। तो दो किस्म के दाने बनते हैं, एक को कहते हैं वाइट हेड, एक को कहते हैं ब्लैक हेड, और दोनों को कोमिडोन्स कहते हैं। यानी कि ये जो पोर क्लोज हो गया, अब इसको कोमिडोन कहेंगे। ठीक है। अब ये क्लोज होने के बाद अब वहाँ पे सीबियम पड़ा है और वहाँ पे पड़े हैं डेड सेल। अब जाहिर बात है, जहाँ तितलियाँ वहाँ भंवरे तो आगे आएंगे। तो अब बैक्टीरिया जो है स्मॉल अमाउंट में हमारी स्किन में मौजूद होता है, प्रोपायोन बैक्टीरियम एक्नस उसको बोलते हैं, वो अंदर चला जाता है। अब बैक्टीरिया भी अंदर है फॉलिकल के अंदर, उसके अलावा आपके सीबियम भी है, उसके अलावा आपके डेड सेल्स भी हैं। अब आएंगे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर आएंगे और इन्फ्लामेशन हो जाएगी। और पहले मैंने आपको बताया कि वाइट हेड बनेंगे, यानी कि सफ़ेद दाने बनेंगे, उनको क्लोज्ड कोमिडोन भी कहा जाता है, क्योंकि वो स्किन टू स्किन बंद होते हैं और बीच में रास्ता नहीं होता। और दूसरे होते हैं, मतलब एयर की एंट्री नहीं होती, और दूसरे जो बंद हो जाते हैं वो वहाँ पे ब्लैक हेड, यानी कि काला दाने के ऊपर काला सा निशान होता है, जिसको जिसके ऊपर ना सीबियम जो पड़ा होता है वो ऑक्सीडाइज्ड सीबियम होता है, और उसको केराटिन भी जमा हो जाती है, तो वो ब्लैक होता है। वो एक्चुअली ओपन होता है, यानी कि हवा उसमें एंटर हो सकती है, थोड़ा सा ओपन होता है, इसके लिए उसको ओपन कोमिडोन इज द ब्लैक हेड, ब्लैक दाना, और क्लोज्ड कोमिडोन इज द वाइट हेड, यानी कि वाइट दाना। अब दाने निकल आएंगे, ये एक माइल्ड सी सिचुएशन है। अब दाने निकल आए, अब क्या होगा, अब इन्फ्लामेटरी मीडिएटर आएंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ना लाल सा दाना निकलेगा बाहर स्किन के, उसको बोलेंगे पेप्यूल, जो लाल सा निकलेगा। अब पेप्यूल में जब पस पड़ेगी थोड़ा सा, यानी कि लाल दाना होता है, उसके ऊपर ना पीला सा या सफ़ेद सा दाना पस वाला आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पस्ट्यूल्स। तो जब पेप्यूल और पस्ट्यूल हो जाएं तो ये मॉडरेट एक्नी आ जाता है। ये इसीलिए क्योंकि माइल्ड की ट्रीटमेंट अलग है, मॉडरेट की अलग है, और सीवियर या नोडुलर एक्नी की अलग है। अब उसके बाद पेप्यूल या पस्ट्यूल बन गया, और मैं कोशिश करूंगा इसकी पिक्चर्स भी आपको साथ में दिखाऊं। अब ये पेप्यूल बन गया, पस्ट्यूल बन गया, उसके बाद जो है वो सराउंडिंग टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू में स्प्रेड होगा और डीप भी जाएगा, पस तो सिस्ट बनेगी और नोड्यूल्स बनेंगे, और सीवियर फॉर्म ऑफ एक्नी जो है वो बन जाएगा। तो अब इसके बारे में हम डिटेल, मैंने पैथोफिजियोलॉजी समझाने की कोशिश की है आपको कि एक्नी जो है वो कैसे बनता है। ठीक है।
अब एक्नी जो है ये बहुत कॉमन है। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय, इट इज़ अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन दैट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द कोमिडोन्स, द वाइट हेड्स एंड द ब्लैक हेड्स, पस्ट्यूल, पेप्यूल्स एंड द नोड्यूल्स एंड द सिस्ट। उसके अलावा ये एक बहुत बड़ी डिजीज़ है और बहुत पुरानी डिजीज़ है। जब से इंसान चले आ रहे हैं तब से ये बीमारी भी चली आ रही है। इवन जो मिस्र के जो कदीम आसार है वहाँ से भी एक्नी का एक नुस्खा निकला था। तो ये बहुत पुरानी बीमारी है जब से, और बहुत बड़ी बीमारी है, ये कोई छोटी बीमारी नहीं है। ज़ाहिर बात है ये क्या करती है, ये ना यहाँ पे निशान छोड़ती है, चेहरे पे स्कार्स छोड़ती है, और स्कार्स की वजह से चेहरा आपका गंदा लगता है और आप जो है वो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, और बहुत सारे आपको परमानेंट और मुस्तकिल जो है ये निशान पैदा करने की सलाहियत रखता है। सो इट इज़ अ क्रॉनिक डिसऑर्डर। इट अफेक्ट्स व्हाट, मैंने आपको बताया, इट अफेक्ट्स द हेयर फॉलिकल, इट अफेक्ट्स द सेबेशियस ग्लैंड्स, ठीक। और ये जो है 85% टीनेजर्स को होती है, यानी कि 18-19 साल तक के जो बच्चे या बच्चियां हैं उनको 85% उनको होती है, और उनमें से 50% वो हैं जिनको फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है, यानी कि उनके बहनों को या भाइयों को ख़ानदान में यानी कि होते रहते हैं एक्नी। मसलन एक घर में बहनें हैं तो 3-3, 4-4 बहनों को ये पहले से निकल रहा होगा। और उसके अलावा इट कैन अफेक्ट्स द मेल एंड फीमेल ऑफ ऑल, ये दुनिया के हर कोने में हर नस्ल को एक्नी हो सकता है। और पीक एज जो है इसकी वो 18 साल है, और मेल को भी हो सकता है और फीमेल की भी हो सकता है। और सिर्फ ये टीनेजर को नहीं होता, ये बच्चों को भी हो सकता है एक्नी, और ये बड़ों को भी हो सकता है। वाइट हेड होंगे तो वो क्लोज्ड कोमिडोन होंगे, और ब्लैक हेड होंगे तो वो ओपन कोमिडोन होंगे। पेप्यूल पस्ट्यूलर ये मॉडरेट एक्नी में आ जाता है, और नोड्यूलोसिस्टिक जो है वो सीवियर एक्नी में आ जाता है। अब कुछ इसके फ्लेयर्स हैं, यानी कि एक्नी हो गया, अब ये कुछ चीज़ों से बढ़ जाता है, ठीक है। कौन सी चीज़ों से बढ़ जाता है? फॉर एग्जांपल एक फ़ीमेल है, उसको पीसीओएस है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम है। पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम ये उसकी जो औरतों हैं उनको ना पानी की छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं ओवरीज़ में, और उससे क्या होता है, वो सिंड्रोम इस वजह से बोलते हैं क्योंकि उसमें एक तो वेट गेन होता है, फीमेल किसी भी लड़की को या औरत को हो तो वेट गेन होगा, गैर ज़रूरी बाल आएंगे चेहरे पे, और पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल की एबनॉर्मलिटी होगी, और फिर एक्नी बनेंगे। तो ये पीसीओएस है, और पीसीओएस की वजह से भी एक्नी बनते हैं। उसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं जैसे स्टीरॉइड्स हैं, आपने डर्मोवेट लगा दिया, ठीक है, किसी ने थोड़ा सा दाना निकला या चेहरा साफ़ नहीं है, आपने बाज़ार से जो सस्ती क्रीमें मिलती हैं वो आपने इस्तेमाल की, उनमें स्टीरॉइड होता है, या कोई छोटा लियन बना या छोटा सा दाना बना, किसी को एक से मशवरा किया, उसने आपको स्टीरॉइड क्रीम लिख के दी, डर्मोवेट तो बहुत स्ट्रांग है, क्लोबिटासोल इवन बीटामिथासोल लिख के देता है, तो उससे भी आपको एक्नी बन सकते हैं। उसके अलावा एंटी कन्वलिएंट ड्रग्स होती हैं जैसे कि फिनोएटाइन है, वो भी एक्नी करवा सकता है। और उसके अलावा जो है वो हार्मोन्स हैं, अगर हार्मोन्स लेते हैं आप तो उससे भी जो है वो आपको एक्नी के फ्लेयर्स बढ़ सकते हैं या एक्नी ज़्यादा हो सकता है। और ओकुलिज्म कॉस्मेटिक्स यानी कि जो मेकअप वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, ये मेकअप में बहुत ही ऑयली मेकअप होता है, और ये चेहरे को, स्किन को बिल्कुल ना ऊपर लेयर बना देता है, तय बना देता है, तो उसका भी आप इस्तेमाल बंद कर दें। या अगर कहीं शादी वगैरह पे जाना है और वहाँ पे ज़रूरी भी है तो कोशिश करें अच्छे ब्रांड्स के मेकअप जो हैं वो ऑयल बेस्ड नहीं होते और उनमें ऑयल कम होता है, तो आप वो इस्तेमाल करें। और उसके बाद जब आप फ़ौरन वापस आएँ तो फ़ौरन साबुन से जो है वो चेहरा धो लें और फ़ौरन जो है वो मेकअप आप अपना उतार लें। तो उसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर है, मतलब एक बंदा इलाके में रहता है, एक बंदा है, आप उसको उठा के ले जाते हैं, या बंदा कहीं चला जाता है जहाँ पे ह्यूमिडिटी हो और गर्मी हो, यानी कि गर्म इलाका हो और नमी हो, वहाँ दाने निकलेंगे। लेकिन खुश्क इलाका हो और सर्दी हो तो वहाँ दाने नहीं निकलेंगे। यानी कि जो एक बंदा है एसी में रहता है, हर वक्त एसी में होता है, उसको दाने नहीं निकलेंगे। लेकिन जो बाहर गर्मी में काम करता है या गर्मी में जाता है और उसको वहाँ ह्यूमिडिटी भी, नमी भी होती है, तो उसको दाने ज़्यादा निकलेंगे। अब डाइट का क्या किरदार है? अब एक्चुअली ये कोई फूड एलर्जी नहीं है कि एक खाने की चीज़ से ये एक्नी हो जाए, लेकिन ये देखा गया है कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा खाते हैं, यानी कि मक्खन
और देसी घी और उसके अलावा दूध की मलाई और खोया और पता नहीं क्या क्या बर्फ़ियाँ, हमारे कुछ दोस्त हैं बर्फ़ियों के भी शौकीन हैं, तो ये उनसे जो है वो एक्नी हो सकता है। और उसके अलावा शुगरी प्रोडक्ट्स हैं, मीठा है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये जो हैं, इवन बेकरी आइटम्स हैं, मैंने आपको बताया जैसे मिठाई का, तो ये जो है वो एक्नी करवा सकते हैं। और पीसीओज का मैंने आपको बता दिया, वन ऑफ द मेन काज इज पीसीओज एंड अदर काज इज द स्टीरॉयड इंड्यूस्ड एक्नी, गोरा होने के चक्कर में या स्टीरॉयड क्रीम लगा के इसको एक तो अब अगर स्टीरॉयड लगाएंगे ना, उसमें ये सिर्फ चेहरे पे ज़ात नहीं होगी, उसके और साइड इफ़ेक्ट भी हैं, यानी कि ये आँखों को भी मुतासर कर सकता है। इसकी वजह से ग्लाइकोमा और कैटरेक्ट होता है और फिर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को रेफ़र करना पड़ता है। और एंटी कन्वलिएंट ड्रग जो है फिनोएटाइन, वो भी करवा सकती है। ठीक है, जो हम है ना, वी आर द ब्राउन नेशंस, हमारा जो रंग है वो ऐसा ही है और इस रंग से हमें ख़ुद को एक्सेप्ट करना चाहिए। हम गोरे नहीं हैं, ना हमें गोरा होना चाहिए। पता नहीं क्यों लोग जो हैं वो इसमें ज़्यादा टीनेजर ख़ास तौर पे वो, क्योंकि स्कूल में कॉलेजेस में काले को थोड़ा सा सांवला होता है उसको चिढ़ाते हैं लोग, उसका मजाक बनाते हैं और शर्मिंदगी का एक एहसास होता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। व्हाट वी हैव टू एक्सेप्ट, हमें खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए और हमारे जो दूसरे दोस्त हैं उनको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। अब क्लिनिकल फीचर्स ये कि एक्नी सिर्फ फेस पे नहीं निकलती, ये चेस्ट पे भी निकल सकते हैं, ये नेक पे भी निकल सकते हैं, ये बैक पे भी निकल सकते हैं और तीनों की ट्रीटमेंट सेम है। उसके अलावा इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या है, टेस्ट क्या है, ये जितने भी डर्माटोलॉजी या स्किन डिजीज़ हैं वो क्लिनिकली डायग्नोस होने। आपने देखा, टार्च से देखा, आपको लगा एक्नी है और आपको किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ अटिपिकल लीजन होते हैं, ऐसे ज़ख़म वगैरह, ऐसे दाने होते हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे, तो आप उसका कल्चर लेके, स्वाब लेके आप उसकी माइक्रोस्कोपी या कल्चर के लिए भेज सकते हैं। उसके अलावा आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक पीसीओएस से किसी को या कुशिंग है, तो जाहिर बात है एक्नी अगर पीसीओएस की वजह से या कुशिंग है तो काज ऑफ एक्नी, यानी कि पीसीओएस के आपको हार्मोनल टेस्ट करवाने पड़ेंगे, कुशिंग के लिए आपको टेस्ट करवाने पड़ेंगे, लेकिन एक्नी का खुद कोई टेस्ट नहीं है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, अब उसका मतलब ये इससे मिलती जुलती कौन सी कंडीशंस हैं। एक है रोजेशिया। रोजेशिया में क्या होता है, बैकग्राउंड इरिथमा, यानी कि ये जो स्किन है, ये स्किन का जो कलर है ये सारा रेड होगी, और बैकग्राउंड इरिथमा दैट इन्वॉल्व नोज, और नोज भी रेड होगा, और उसके अलावा वहाँ पे टेलेंजेक्टियाज होंगी, यानी कि स्मॉल डायलेटेड ब्लड वेसल्स जो हैं, छोटी छोटी कैपिलरीज जो हैं वो डायलेट हो जाएंगी ऊपर, तो उसको बोलते हैं रोजेशिया। और रोजेशिया को और एक्नी को अलग अलग जाहिर बात है। और रोजेशिया जो है वो फोटो सेंसिटिव भी होता है, स्ट्रेस से भी होता है, बढ़ता है, और भी उसके काजेज है, वो कभी हम नेक्स्ट टाइम जो है वो डिस्कस कर लेंगे। बैक्टीरियल फोलिकुलाइटिस है, मतलब इन्फेक्शन हो गया हेयर फॉलिकल के अंदर, वो दाना जो निकलता है वो बिल्कुल पीला सा होता है और वो पेनफुल होता है, उसमें दर्द होता है, ठीक है ना, तो बैक्टीरियल फोलिकुलाइटिस हो सकती है। वो कोशिश करेंगे हम आपको पिक्चर दिखा दें बैक्टीरियल फोलिकुलाइटिस की। उसके अलावा मिलिया ये छोटे छोटे दाने होते हैं, खासतौर पे आईज़ के ये साथ में ना, और बिल्कुल छोटे छोटे वाइट से दाने होते हैं, और ये वाइट हेड्स जैसे क्लोस्कोमिडोज जैसे लगते हैं, लेकिन वो होते नहीं, और ये बेनाइन है, इसको कुछ भी नहीं करना, इसको नहीं छेड़ना। और पेरी ओरल डर्मेटाइटिस है, लगेगा अभी चिन पे एक्नी निकल आए हैं, ऐसा नहीं होता। पेरी ओरल डर्मेटाइटिस जो है यहाँ पे वो स्टीरॉइड की वजह से भी होती है, और कैंडिडा यानी कि कैंडिडा अल्बिकांस से फंगल इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी होती है पेरी ओरल डर्मेटाइटिस। अब हम बताएंगे आपको मिथ्स, यानी कि लोग जो हैं वो क्या क्या फॉल्स बिलीव्स रखते हैं एक्नी के बारे में। एक मिथ ये है कि एक्नी इज़ अ डिजीज़ ऑफ पुअर हाइजीन, यानी कि ये गंदे लोगों को होती है, और सफाई वगैरह, मतलब जो लोग नहीं करते सफाई और जो लोग मुंह नहीं धोते, 4-4 दिन नहाते नहीं हैं, उनको होती है। ये एक मिथ है, ऐसा नहीं है। आपको पता है साफ़ सुथरे लोगों को और सफाई पसंद लोगों को और अच्छे घर के जो लोग डेली जो बहुत स्किन केयर करते हैं अपनी, उनको भी एक्नी निकल आते हैं। तो एक्नी इज़ नॉट अ डिजीज़ ऑफ अ पुअर हाइजीन। और दूसरी जो है, ये जो काला दाना बनता है वो ब्लैक टिप जो होती है उसको
जो कोमिडोन होता है, ब्लैक हेड जो ओपन, उसको कहते हैं ये गंध है, इसको जो है वो निकाल दो, ये गंद या डर्ट नहीं होता, दिस इज़ द ऑक्सीडाइज्ड सीबियम। उसके अलावा लोग समझते हैं शायद चॉकलेट खाने से एक्नी होता है, चॉकलेट खाने से एक्नी नहीं होता। हाँ, अगर पहले से एक्नी है तो फ्लेयर अप हो जाएगा, वो मैंने आपको बताया। शुगरी जो सब्सटेंसेस हैं, उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, या उनसे जो है वो बढ़ जाता है, डेयरी प्रोडक्ट से एक्नी बढ़ जाता है। लेकिन सिर्फ एक चॉकलेट खाने से नहीं होता एक्नी, और उसकी वजह से ग्रीसी फूड्स हैं जैसे तली हुई चीज़ें, उसके खाने से भी एक्नी नहीं होता। और दूसरा, लोग समझते हैं कि टेंशन की वजह से या स्ट्रेस की वजह से एक्नी होता है, ऐसा नहीं होता। स्ट्रेस का एक्नी से कोई लेना देना नहीं है। और कुछ लोग होते हैं उनको ना यहाँ दाने निकलते हैं तो आदत होती है, हाथ से ऐसे ऐसे फेंसेंगे, मजे लेंगे उसके, या पेन पकड़ के उसको ऐसे फेंसेंगे। भाई, डोंट पॉप योर पिंपल्स, ठीक है। लोग समझते हैं कि पॉपिंग पिंपल्स मेक देम अवे गो सूनर, ऐसा नहीं होता। सो डोंट पॉप योर पिंपल, इट्स मिथ। कुछ लोग समझते हैं कि ये जवानी के दाने हैं, वही जवान हो रहा है इसलिए दाने निकले हैं, अब ये खुद ही जो है वो चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये स्कार छोड़ते हैं, इसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा कुछ लोग समझते हैं भाई टीनेजर जो है, जो नौजवान लौंडे लपाटे हैं, उनको एक्नी होते हैं, ऐसा नहीं है। एक्नी जो है वो किसी भी उम्र में हो सकते हैं, बच्चों को भी हो सकते हैं, बड़ों को भी हो सकते हैं। एम ऑफ द ट्रीटमेंट क्या है? इलाज जो हम करेंगे उसके 3 एम हैं, ठीक है। एज अ जीपी वी आर इन गुड पोजीशन एंड वी हैव टू ट्रीट एक्नी। सो एक्नी के जो एम ऑफ द ट्रीटमेंट है, एक तो डिक्रीज नंबर ऑफ द लियन, यानी कि जो दाना निकला है, ठीक है, 2 4 6 दाने हैं, उनको हमने कम से कम करना है, ठीक है। लियन हमने ख़त्म करने। दूसरा, हमने स्कार नहीं बनने देना। स्कार बन गया तो समझो आप सही नहीं है। स्कार क्योंकि परमानेंट रहता है और उसका बहुत गहरा असर रहता है, तो निशान नहीं बनने देना, और लियंस जो हैं वो कम से कम जो हैं वो बने, आपने फौरी उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर देनी है। उसके अलावा रिड्यूस द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, क्योंकि एक्नी की वजह से लोग एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, और उससे बैठ के टॉक कर सकते हैं, और पेशेंट के जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है, और उनको हम बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ़र कर सकते हैं। अब जो है वो ट्रीटमेंट में मुख्तलिफ ऑप्शन आते हैं हमारे पास। कोमिडोलाइटिक्स होते हैं, जैसे बेंजाइल पेरोक्साइड है, एजिलिक एसिड है, एंटी इन्फ्लामेटरी या विटामिन ए एनालॉग रेटिनॉइड्स होते हैं हमारे पास, आइसोट्रिटिनोइन है या एडापिलीन है। उसके अलावा हमारे पास एंटीबायोटिक्स होते हैं, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स भी होते हैं, उसके अलावा ओरल एंटीबायोटिक्स भी होते हैं। एंटीबायोटिक्स में हमारे पास कौन से ऑप्शन है? डॉक्सीसाइक्लिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, इरिथ्रोमाइसिन है और क्लिंडामाइसिन है। एजिथ्रोमाइसिन हम एक्नी में नहीं देंगे क्योंकि वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड के लिए हम रिजर्व रखेंगे, क्योंकि जब टाइफाइड हो तो उसमें जब हम एजिथ्रोमाइसिन दें तो वो सेंसिटिव हो, तो क्लिंडामाइसिन दे सकते हैं हम, डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं, ठीक है। अब जनरल मेयर्स क्या हैं ट्रीटमेंट के? जनरल मेयर्स ये हैं कि आप पेशेंट को बोलेंगे भाई दिन में 2 मरतबा अपने मुंह धोना है, 2 मरतबा से ज़्यादा मुंह नहीं धोना, और मुंह अब किसी भी सोप किसी भी साबुन से धो सकते हैं, ठीक है। फ्रेगनेंस खुशबू वाला ज़्यादा साबुन ना हो, ठीक है। उसके अलावा जो आप फेस वाश से भी मुंह धो सकते हैं 2 टाइम, ज़्यादा जो है केमिकल्स वाला ना हो, ठीक है। या आयली जो होते हैं सोप वो आपने इस्तेमाल नहीं करने। उसके अलावा नॉन कोमिडोजेनिक मेकअप करना है। कौन सा मेकअप? वो मेकअप जिसमें आयल कम से कम हो, आयल बेस्ड कॉस्मेटिक इस्तेमाल नहीं करनी, और बैलेंस डाइट खानी है, फ्रूट्स खाने हैं, होल ग्रेन्स खानी है, वेजिटेबल्स खाने हैं, ठीक है ना। उसके अलावा जूसेस पीने हैं, और आप गोश्त भी खा सकते हैं, बैलेंस डाइट, अंडे भी खा सकते हैं, दूसरी चीज़ें भी खा सकते हैं, मतलब बैलेंस डाइट लेके चलें, ठीक है। कोई भी चीज़ ज़्यादा ना हो कि बस फास्ट फूड पे ही लगा हुआ है, बर्गर खा रहा है, पिज़्ज़े खा रहा है, ठीक है, और बोतलें पी रहा है और एंजॉय कर रहा है, और हमें कह रहा है मैं कीटो डाइट पे हूँ, और मैं सिर्फ जो है वो 1 रोटी सुबह खाता हूँ और मीठा मैंने बंद किया हुआ है। खैर, बाय द वे, उसके अलावा पानी भी ज़्यादा पीना होता है, और मरीज़ को हमने काउंसलिंग करनी होती है जब हमारे पास आएगा कि भाई इसकी ट्रीटमेंट आहिस्ता आहिस्ता होती है, कम से कम 8 हफ्ते लगेंगे इसको बेहतर होने में, और 3 महीने तक ही आपका इलाज जारी रहेगा।
और उसके अलावा आप उसको बताएंगे कि ये जो हम शुरू में आपको क्रीम देंगे तो ये क्रीम आपकी स्किन को ड्राई भी कर सकती है और इरिटेट भी कर सकती है और शुरू में थोड़ी सी जलन भी हो सकती है। इस वजह से हम उनको कहते हैं कि आप रोज़ ना लगाएं और थोड़ी सी लगाएं, ठीक है, मुंह पे थोपे ना और थोड़ी सी लगाएं और ऐसे लगाएं कि हफ्ते में 2-3 रातें लगा दें और आहिस्ता आहिस्ता फिर आप उसकी फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन जो है वो बढ़ाते जाए जैसे जैसे उसकी स्किन एडजस्ट हो। और जब हम ये क्रीम्स देते हैं जैसे एडाप्लिन दे दी या आइसोट्रेटिनोइन दे दी, ठीक है, तब हम कुछ डर्माटोलॉजिस्ट तो साथ में ना सन स्क्रीन दे देते हैं या सन ब्लॉक दे देते हैं, ठीक है, लेकिन हम उनको कहेंगे भाई रात में इस्तेमाल करें क्योंकि सूरज की रोशनी लगेगी तो मज़ीद उनकी स्किन जो है वो सेंसिटिव होगी और रेडनेस होगी और एरिथमा हो सकती है। और एंटीबायोटिक्स शुड नॉट बी सोल यूज्ड एज अ सोल ट्रीटमेंट। सिर्फ हम एंटीबायोटिक अकेले इस्तेमाल नहीं करेंगे कि हम ओरल दे रहे हैं एंटीबायोटिक और लोकल एंटीबायोटिक देंगे, ऐसा नहीं है। एंटीबायोटिक जब भी हम देंगे तो साथ में हमने कोई उसके साथ या बेंजाइल पेरोक्साइड यूज़ करना है या हमने उसके साथ आइसोट्रेटिनोइन यूज़ करना है, यानी कि कुछ ना कुछ उसके साथ हमने। और ऐसा नहीं है कि भाई आज लगाए उसने क्रीम लगाई, सुबह उठ के शीशे पे देख रहा है, फिर क्रीम लगाई, दूसरे तीसरे दिन फिर शीशे पे। रोज़ शीशे पे देखने से इतनी ठीक नहीं होंगे, कम से कम आप 2-3 महीने इस्तेमाल करें। हाँ, ये हो सकता है आप 15 दिन बाद एक महीने बाद अपना तो एक सेल्फ़ी ले लें, उसके बाद फिर 15 दिन बाद महीने बाद सेल्फ़ी ले लें। इस तरह 3-4 सेल्फियों में कंपेयर करें आप खुद को कि बेहतर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उससे आपको सही आइडिया हो जाएगा। अब 12 हफ्ते हो गए आपने ट्रीटमेंट दी, अब 12 हफ्ते के बाद आप रिव्यू करेंगे ट्रीटमेंट। अगर आप देखेंगे मरीज़ के दाने कम हो गए हैं और निशान कम हो गए हैं और वो बेहतर है तो आप उसको टॉपिकल एंटीबायोटिक या ओरल एंटीबायोटिक बंद कर देंगे और जो दूसरी रेटिनॉइड्स हैं या बेंजोइल पेरोक्साइड दे रहे हैं वो कंटिन्यू रखेंगे एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स। और अगर फ़र्ज़ करो 12 हफ्ते बाद 3 महीने बाद भी वो सही नहीं हो रहा तो आप रिव्यू करें अपनी ट्रीटमेंट को, ठीक है, और आप अल्टरनेट ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रही या डायग्नोसिस सही नहीं बन रही तो आप जो है उसको रेफ़र कर देंगे टू द डर्मेटोलॉजिस्ट। अब ये जो मैंने मुख्तलिफ़ दवाइयाँ बताई हैं आपको, बेंजाइल पेरोक्साइड, एडापेलिन, एजिलिक एसिड और आइसोट्रेटिनोइन, क्लिंडामाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, तो इसमें हम देखेंगे कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में कौन सी यूज़ नहीं होंगी। सो प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में, यानी कि अगर एक प्रेग्नेंट औरत को दाने निकल आते हैं या कोई माँ है जो अपने छोटे बच्चे को दूध पिला रही है तो उसमें हम ओरल टेट्रासाइक्लिन इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि विब्रामाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन नहीं इस्तेमाल करेंगे। और उसमें हम जो है वो रेटिनॉइड्स भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि उसमें हम जो है आपका एडाप्लिन नहीं दे सकते, उसमें हम आइसोट्रेटिनोइन नहीं दे सकते, बेंजाइल पेरोक्साइड दे सकते हैं, इरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, क्लिंडामाइसिन दे सकते हैं, एजिलिक एसिड दे सकते हैं। अब आ जाएंगे कोमिडोनल एक्नी, माइल्ड एक्नी, सिर्फ कोमिडोन्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं या वाइट हेड्स हैं, तो उसमें हम कोई भी एक क्रीम जो है वो उसको दे देंगे और तरीका उसको समझा देंगे और उसको वार्न करेंगे कि भाई थोड़ी सी लगानी है पी के दाने जितनी, और हफ्ते में 2 से 3 रातें लगानी है और आहिस्ता आहिस्ता फिर आपने इसको बढ़ाते जाना है। और उसमें हम हमेशा वार्न करेंगे कि आपकी स्किन ड्राई हो सकती है, ख़ारिश हो सकती है, सीवियर इरिटेशन हो सकती है, ठीक है, इसीलिए जो है आप वो इसको थोड़ा सा इस्तेमाल करें और आहिस्ता आहिस्ता फिर इसको कंटिन्यू रखें। तो क्या करेंगे, स्टार्ट कोई भी एक क्रीम स्टार्ट कर दें, आइसोट्रेटिनोइन स्टार्ट कर दें, एडापेलिन स्टार्ट कर दें, ठीक, बेंजाइल पेरोक्साइड स्टार्ट कर दें और फिर आप सेकंड लाइन में आप एजिलिक एसिड भी दे सकते हैं। कोमिडोनल एक्नी में आप एजिलिक एसिड, फर्स्ट लाइन में जो होगा वो आइसोट्रेटिनोइन होगा, बेंजाइल पेरोक्साइड या एडापेलिन में से एक क्रीम आप देंगे और उसके बाद अगर फ़र्ज़ करो सेकंड लाइन जो है वो आपके पास होगी एजिलिक एसिड, स्किनोरिन के नाम से आती है, ठीक है। अब जो बेंजाइल पेरोक्साइड है वो मार्केट में आती है ब्रेवोक्सोल नाम से, बहुत मशहूर ब्रांड है। उसके अलावा साबुन आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया, आप मरीज़ को काउंसल करेंगे
कि दिन में 2 मरतबा मुँह धोना है, बार बार रगड़ना नहीं है मुंह अपना साबुन से। और कोई भी साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेगनेंस फ्री, और कोशिश करें मुंह के लिए साबुन अलग रखें। और ट्रेटिनॉइन या आइसोट्रेटिनॉइन में मशहूर ब्रांड्स हैं, स्किन ए है एटको का, उसके अलावा ट्रीटिन है, उसके अलावा एजिलिक एसिड में स्किनरिन है। अदर ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास माइल्ड एक्नी को ट्रीट करने के लिए? लो डोज कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव है, फीमेल है, ठीक है, आप लो डोज कंट्रासेप्टिव दे सकते हैं। और उसके अलावा केरेटोलाइटिक हैं जैसे सैलिसाइलिक एसिड है, उसके अलावा लाइट और लेज़र थेरेपी है। अब केरेटोलाइटिक या सैलिसाइलिक एसिड के फेस वाश आते हैं, मशहूर एक फेस वाश है क्लीन एंड क्लियर का एक्नी ट्रिपल क्लियर, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आपको फ़ायदा होगा। लेज़र ट्रीटमेंट भी 100% नहीं है, एक दफ़ा गए उसने लेज़र किया आप ठीक हो गए, दोबारा भी निकल सकते हैं भाई, ठीक है। और उसके अलावा अगर कोमिडोल से बढ़ के ये मॉड्यूलर एक्नी पे चला जाता है, पेप्यूल्स बनते हैं, पस्ट्यूल्स बनते हैं, फिर आप 2 दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे, एक नहीं 2 दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आप कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन में आप एडाप्लिन के साथ बेंजाइल पेरोक्साइड यूज़ कर सकते हैं। सेकंड लाइन में आप क्लिंडामाइसिन के साथ बेंजाइल पेरोक्साइड यूज़ कर सकते हैं। थर्ड लाइन में आप आइसोट्रेटिनॉइन के साथ कोई भी एंटीबायोटिक यानी कि क्लिंडामाइसिन या इरिथ्रोमाइसिन यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे भी जब पस्टुलर पेप्युलर एक्नी को ट्रीट करेंगे तब भी आप पेशेंट को वार्न करेंगे कि द ट्रीटमेंट में ड्राई एंड इरिटेट द स्किन, सो इनिशियली यू हैव अवॉइड द सन, तो सन ब्लॉक सन स्क्रीन दे दें या उसको कहें रात को लगाएं और हफ्ते में 2-3 रातें लगाएं और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो बढ़ाता जाएगा, क्योंकि ये जो है प्रोडक्ट्स हम दे रहे हैं ये स्किन को इरिटेट कर सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं और ख़ारिश भी करवा सकते हैं। अदर ऑप्शन हमारे पास क्या आएंगे? ओरल एंटीबायोटिक्स आएंगे, डॉक्सीसाइक्लिन है, डॉक्सीसाइक्लिन आप 100 मिलीग्राम BD देंगे फॉर एटलीस्ट 6 मंथ। प्रेग्नेंट है तो इरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। और एक और दवाई है साइप्रोटीरोन एसीटेट, ये मोस्टली कंट्रासेप्टिव में होती है। साइप्रोटीरोन एसीटेट जो है ये भी आप दे सकते हैं। अगर कोई औरत को लो डोज कंट्रासेप्टिव असर नहीं करता या कंट्रासेप्टिव आप नहीं देना चाहते ओरल, तो आप स्पाइरोनोलेक्टोन दे सकते हैं। और ओरल आइसोट्रेटिनॉइन भी ऑप्शन रहता है, लेकिन वो हम नहीं देंगे, दैट इज़ रिजर्व फॉर द स्पेशलिस्ट। सीवियर नोडुलर सिस्टिक एक्नी के लिए वो जो है वो डर्माटोलॉजिस्ट डिसाइड करेगा उसको आइसोट्रेटिनॉइन ओरल देनी है या नहीं देनी। सो डाइन 35 के नाम से टेबलेट आती है जिसमें साइप्रोटीरोन होता है और इथेनाइल एस्ट्राडायोल होता है। और एक नोट के नाम से टेबलेट आती है जिसमें साइप्रोटीरोन जाफा की साइप्रोटीरोन और उसके अलावा क्रीम्स की बात की, क्लिंडासिन जेल आती है और डायलेसेंटी के नाम से क्लिंडामाइसिन का लोशन आता है और एटको का भी एक क्लिंडामाइसिन का लोशन आता है जिसको एक सॉल बोलते हैं। उसके अलावा क्लेरिट जेल आती है क्लिंडामाइसिन प्लस ट्रेटिनॉइन, और बेनक्लिन जेल आती है क्लिंडामाइसिन प्लस बेंजाइल पेरोक्साइड, और एक्डर्मन जेल आती है क्लिंडामाइसिन प्लस ट्रेटिनॉइन। और तो ये बेस्ट हम ऑप्शन आपको ये बताएंगे। फ़र्ज़ करो पस्टुलर और पेपुलर एक्नी है, मॉडरेट एक्नी है और प्रेग्नेंट लेडी नहीं है और लैक्टेशन भी यानी कि बेबी को फीड भी नहीं करवा रही, तो आप उसको क्लिंडामाइसिन प्लस ट्रेटिनॉइन दे सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है। यानी कि एंटीबायोटिक दें और ट्रेटिनॉइन दें, और उसके बाद जो है वो आप विब्रामाइसिन ओरल टेट्रासाइक्लिन जो है वो विब्रामाइसिन ब्रांड लीडर है, 100 mg में आता है, सुबह शाम देंगे। इरिथ्रोसिन टैबलेट आती है, ठीक है। अब जो है वो कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, क्योंकि एक्नी कोई छोटी बीमारी नहीं है, वो बहुत बड़ी बीमारी है, क्योंकि ये परमानेंट लाइफ टाइम के लिए स्कार्स छोड़ती है, निशान हो जाते हैं चेहरे पे बहुत बुरे बुरे। और सिर्फ ये चेहरे पे निशान नहीं छोड़ती, ये इमोशनल स्कार्स भी छोड़ती है, क्योंकि लोगों के रिश्ते हो रहे होते हैं फीमेल्स के, और उसकी वजह से चेहरे की वजह से परेशानी। और कॉलेज में जो है वो जाती हैं बेचारी, वो फेस नहीं दिखा सकती अपना किसी को, तो काफ़ी ज़्यादा
उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, तो एक्नी विल लीव द डर्माटोलॉजिकल स्कार एज वेल एज इमोशनल स्कार। उसके बाद एनजाइटी होती है, ज़ाहिर बात है एक्नी है, चेहरा बुरा दिख रहा है, दाने हैं अजीबो गरीब, तो एक ना अजीब सी एनजाइटी होती है, लोग विड्रॉन हो जाते हैं, सोशल आइसोलेशन में चले जाते हैं, घरों से बाहर नहीं निकलते, और लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस भी जो है वो डाउन होता है। तो एज अ जीपी यू आर इन बेस्ट पोजिशन, आस्क अबाउट दीज फैक्टर्स एंड यू should have addressed these concern to the patient and treat the patient। अब रेफ़र कब करेंगे? एक तो रूटीन रेफरल है। रूटीन रेफरल तब है जब एक पेशेंट को स्कार बन रहे हैं या रिस्क है कि स्कार बन जाएंगे, आप उसको रेफ़र कर दें टू द डर्मेटोलॉजिस्ट। अगर पुअर ट्रीटमेंट रिस्पांस है, 6 महीने हमने इलाज किया, उसको फ़ायदा ही नहीं हो रहा, तो आप रेफ़र कर दें डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। अगर सस्पेक्टेड अंडरलाइन काज कोई और है, कुशिंग डिजीज़ है, पीसीओएस है, आप रेफ़र कर दें। डायग्नोस्टिक अनसर्टेनिटी है, वो पता नहीं चल रहा कि ये लियन किस चीज़ का है, आप उसको रेफ़र कर दें। अर्जेंट रेफरल किस कंडीशन में करेंगे? एक कंडीशन होती है एक्नी फुल्मिनांस। उसमें क्या होता है, ये एडोलिसेंट बॉयज़ होते हैं, बड़े बड़े लियन बनते हैं, और इसके साथ आर्थराइटिस भी होती है, फीवर भी होती है, वेस्कुलाइटिस भी होती है। कोशिश करेंगे इसकी पिक्चर दिखा दें आपको। सो ये फीवर, आर्थराइटिस, वेस्कुलाइटिस के साथ बड़े बड़े लियन जो हैं बैक पे और फेस पे बनते हैं, फ़ौरन अर्जेंट जो है हम वो रेफ़र करेंगे टू द डर्मेटोलॉजिस्ट। नोडुलोसिस्टिक एक्नी हो, जिसको ओरल रेटिनॉइड की ज़रूरत हो, ओरल आइसोट्रिटिनोइन की ज़रूरत हो, आप ओरल एंटीबायोटिक दे के रेफ़र कर दें। उसके बाद सीवियर सोशल साइकोलॉजिकल सीक्वल हो, तो आप उसको साइकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर भेजें, सीबीटी करवाएं उसकी। तो ये आज की सारी बात हमारी एक्नी पे थी। उम्मीद है आपको कुछ समझ आया होगा और आपको ट्रीटमेंट भी हमने बताई है। अल्लाह हाफ़िज़।